हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम गुजरात स्टाफ नर्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने जो इमेज दी हुई है तो पेपर इस टाइप से था, इसीलिए पूरे पेपर को टाइप किया हुआ है जिससे आपको क्वेश्चन इजीली देखें और समझ में आ सके। एंड देन वन मोर थिंग कि गुजरात स्टाफ नर्स के पेपर है जो आपको आज ही जो हमारी ऑफिशियल ऐप है वहाँ पर अपडेट कर दिए जाएंगे। कर्नाटक के जितने पेपर मिलते जा रहे हैं वो भी अपडेट किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ जो हमारी ऑफिशियल ऐप है मेडिकल एंड नर्सेज ऐप उसको डाउनलोड कीजिए, आप अपने रिव्यू दीजिए। उसमें क्विज सेक्शन भी ओपन किया हुआ है तो आप एक बार ऐप को जाके डाउनलोड करके ऑल ओवर थिंग्स चेक कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको दिया रखा है कि आप यदि एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आप बिना सब्सक्रिप्शन के भी उसमें क्या पढ़ सकते हैं। तो ऐप को एक बार जाके डाउनलोड ज़रूर कीजिए। तो ये गुजरात स्टाफ नर्स का पेपर है, टोटल 100 MCQs आए हुए थे। तो यहाँ पर हमने पेपर को दो पार्ट में सॉल्व करेंगे 50-50 क्वेश्चन करके। तो यहाँ पर पेपर का प्रिंट इस टाइप से था, इसीलिए पूरे क्वेश्चन टाइप करने पड़े हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर आपके अपकमिंग, चाहे आप किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है वो गुजरात गवर्नमेंट को लेके ही क्वेश्चन है। बाकी जो आगे के नर्सिंग क्वेश्चन है वो आपके सभी सब्जेक्ट्स जो भी स्टेट में सेंट्रल में एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, द यूजुअल टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ इवेंट इज। तो जो यूजुअल टाइम रहता है डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग, तो कितने दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु रजिस्टर की जाती है? विदिन 21 डेज के। अच्छा पेपर आया था, इजी पेपर था। यहाँ पर आप आगे के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इनको भी आपको टाइप फॉर्मेट में इसी टाइप से दिखाया जाएगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टेबल रहे। नेक्स्ट इज अंडर द GPMC एक्ट द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैरी आउट ड्यूटीज असाइंड बाय द म्यूनिसिपल कमिश्नर एक्सेप्ट। तो GPMC एक्ट के तहत जो यहाँ पर ऑफिसर्स होंगे म्यूनिसिपल कमिश्नर साइन करेगा उन सभी को, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर, चीफ ऑडिटर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। तो यहाँ पर जो GPMC एक्ट, इसमें से हर बार जो गुजरात का पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि GPMC एक्ट गुजरात प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 में आया था। इसके अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल कमिश्नर सभी को असाइन कर सकता है उनकी ड्यूटी, बट किसी एक को छोड़कर। तो वो कौन है? चीफ ऑडिटर। म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो चीफ ऑडिटर को ड्यूटी असाइन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज एज पर द GPMC एक्ट द चैप्टर विच आउटलाइन सैनिटरी प्रोविजन इज। तो सैनिटरी प्रोविजन GPMC एक्ट के किस चैप्टर में आएगा? XV 111, XV XX या फिर XX1। तो यहाँ पर XX1 का मतलब है 21, XX का मतलब है 20, XV का मतलब है 15, एंड यहाँ पर 10, 15 एंड 18 यहाँ पर जो ए ऑप्शन है 18 है। तो GPMC एक्ट के तहत सैनिटरी प्रोविज़न है जो किस में आएगा? तो ए आएगा आपका XV 111। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ GPMC एक्ट। तो GPMC एक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन में गुजरात प्रोविजनल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, गुजरात प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट या फिर गुजरात प्रोजेक्ट एंड मेंटेनेंस फॉर कॉरपोरेशन एक्ट। तो जो GPMC का फुल फॉर्म होता है ये होता है गुजरात प्रोविंशियल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, जो कि पास किया गया था 1949 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर द GPMC एक्ट द कॉरपोरेशन हैज़ टू प्रोवाइड फॉर डिस्पोजल ऑफ। तो GPMC एक्ट के तहत जो कॉरपोरेशन है किसको डिस्पोज कर सकता है? डस्ट, एसेस, रिफ्यूज एंड डेब्रिस, ट्रेड रिव्यूज, एक्रीमेंटेशन एंड पॉल्यूटेड वाटर, कार्कसेस ऑफ डेड एनिमल्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेशन होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस किस के लिए डिस्पोज कर सकता है? तो इन सभी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? डी, ऑल ऑफ दी अबव। कार्कसेस ऑफ डेड एनिमल का मतलब होता है कि जो बॉडी होती है, जो भी एनिमल्स डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत दिनों तक सड़ने गलने लगते हैं, उनको ये डिस्पोज कर सकते हैं। या फिर जो भी पॉल्यूटेड वाटर है, डस्ट है, ऐसे रिफ्यूज डेब्रिस है, तो ये सब काम किसका होता है? कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट है यहाँ पर एज पर द GMC एक्ट
कमिश्नर हैज़ प्रोवाइड टू इंस्पेक्ट प्रीमिसेस फॉर सैनिटरी पर्पस अंडर विच एक्शन। जीपीएमसी एक्ट के तहत कमिश्नर को पावर होती है सभी चीज़ों को जो सैनिटरी पर्पस के तौर पर, तो किस एक्शन में आएगा? 284, 296, 275 या फिर 324। तो जीपी है यहाँ पर, जीपीएमसी एक्ट के तहत जो कमिश्नर के पास पावर होगा तो वो किस एक्ट के तहत आ जाएगा? ये आएगा 296 के अंडर में। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डिसीज आउटब्रेक कमिश्नर में इम्पोज स्पेशल मेजर्स फॉर कंट्रोल विच सैंक्शन फॉर्म। तो यहाँ पर यदि कोई डिसीज आउटब्रेक होती है तो जो कमिश्नर है उस स्टेट का वो स्पेशल मेजर्स लाने की कोशिश करेगा, तो वो किसके साथ करेगा? ये सैंक्शन किसके साथ करेगा? कॉरपोरेशन के साथ, मेयर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ या फिर स्टैंडिंग कमेटी के साथ। डिसीज आउटब्रेक के लिए कौन पूरा प्लान बनाएगा? यदि किसी स्टेट में ही हुई है तो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज एज पर द जीपीएमसी एक्ट रिटन परमिशन फ्रॉम कमिश्नर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो जीपीएमसी एक्ट के तहत कमिश्नर से हमें परमिशन किन किन काम के लिए लेनी होगी? इस टाइप के क्वेश्चन आपके जिन भी लोगों के स्पेशली स्टेट के लिए एग्ज़ाम होते हैं और उनमें कहा जाता है कि आपको स्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनमें आ सकता है। यदि आपके सिलेबस में दिया जाता है कि केरला वालों को केरल से 10 क्वेश्चन आएंगे, कर्नाटक वालों के लिए कर्नाटक से, एमपी वालों के लिए एमपी से, तो यहाँ पर ये गुजरात का 2019 का पेपर है स्टाफ नर्स का, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, तो इसमें कहा गया है कि कमिश्नर से हमें किस काम के लिए परमिशन लेनी होगी? वरिंग ऑफ डेड बॉडी एट अनरजिस्टर्ड बॉडी प्लेस, एक्सह्यूमेशन ऑफ डेड बॉडी, मेकिंग अ वॉल्ट और ग्रेव एट प्लेस क्लोज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ डेड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो कमिश्नर से हमें सभी कामों के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जीपीएमसी एक्ट के तहत परमिशन इन सभी कामों के लिए पड़ेगी लेना, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज एज पर जीपीएमसी एक्ट पावर टू ऑर्डर डिमोलिशन ऑफ इनसैनिटरी बिल्डिंग लाइज विद द। तो जीपीएमसी एक्ट के तहत जो डिमोलिशन किया जाता है, बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ की जाती है, तो ये कौन करवा सकता है? किसके पास ये पावर होता है? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास, डिप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर या फिर मेयर के पास। तो जो अतिक्रमण किया जाता है तो ये किसके पास? अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो रूल्स होते हैं, तो इस एक्ट के तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास ये पावर होती है कि जो डिमोलिशन किया जा रहा है, जो तोड़फोड़ की जाती है, अतिक्रमण किया जाता है, वो इसके तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास इन चीज़ों का पावर होता है कि वो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अंडर द जीपीएमसी एक्ट पावर आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ डेंजरस डिसीज टू। जीपीएमसी एक्ट के तहत जो डेंजरस डिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट आपको कुछ भी एक्शन लेना है तो ये पावर किसके पास होगा? म्यूनिसिपल कमिश्नर के पास, मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ, नन ऑफ दी अबव या फिर बोथ ऑफ दी अबव। तो कोई भी डेंजरस डिसीज स्प्रेड आउट हो रही है तो जो पावर होगा आपके पास कि आप इसमें एक्शन ले सकते हैं, तो वो होगा बोथ ऑफ दी अबव, मीन्स म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। अब यहाँ से जो आगे के क्वेश्चन होंगे, तो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में यहाँ पर जो 2019 दिसंबर में पेपर हुआ था स्टाफ नर्स का, उसमें स्टार्टिंग में जीपीएमसी एक्ट का जितना भी क्वेश्चन पूछ सकते थे उन्होंने पूछ लिए हैं। अब यहाँ पर जीपीएमसी के अलावा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपकी नर्सिंग एग्जाम में, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है द अपोजिट ऑफ द वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी का दूसरा अपोजिट वर्ड है जो क्या होगा? अपैथी, एम्पैथी, एंग्री या फिर पिटी। तो सिंपैथी के अपोजिट जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो होगा अपैथी। क्या होगा? अपैथी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। अपैथी का मतलब, सिंपैथी में मतलब आप किसी दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो, बट एपैथी में क्या करेंगे? द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एनेस्थेटिक अबाउट एनीथिंग। मतलब कि आपको यदि किसी पर्सन के यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आप उसको ना तो समझा सकते हैं, आपको उस चीज़ से मतलब ही नहीं है, सीधा सा मतलब है यहाँ पर। तो आंसर होगा यहाँ पर अपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक। तो ह्यूमन बॉडी में इंटेस्टाइन के अलावा स्टमक के बाद है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट कौन सा है?
इलियम, जेजुनम, रेक्टम या फिर ड्यूडेनम। क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक। जो पहले स्टमक है बट यहाँ पर कहा है नेक्स्ट टू द स्टमक, और स्टमक के बाद है और सबसे छोटा पार्ट है इंटेस्टाइन का। तो ऑप्शन में है इलियम, जेजुनम, रेक्टम या फिर ड्यूडेनम। तो ये पार्ट है यहाँ पर ड्यूडेनम। नेक्स्ट है यहाँ पर, फॉर हुम वॉज जीन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड। तो जीन है जो फर्स्टली पहली बार किसने आइसोलेट किए थे? डॉक्टर होमी भाभा, फ्रेडरिच, हरगोविंद खुराना या फिर लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर के लिए पास्चराइजेशन प्रोसेस के लिए जाना जाता है। फिर यहाँ पर आते हैं फ्रेडरिच, जिन्होंने जीन को पहली बार क्या किया था? आइसोलेट किया था। एंड देन यहाँ पर जो हरगोविंद खुराना है, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की थी। तो हरगोविंद खुराना की डिस्कवरी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इंडिया की तरफ से कि डीएनए को किसने बनाया था, या फिर डीएनए को लेके क्वेश्चन आ सकता है। तो इनका जो नाम आता है वो आता है हरगोविंद खुराना का। बट यदि जीन को पहली बार आइसोलेट करना पूछते हैं तो फ्रेडरिच ने 1969 में जीन को पहली बार आइसोलेट किया था। नेक्स्ट यहाँ पर, विच बैंक इज़ द बैंकर ऑफ बैंक। बैंकर ऑफ बैंक का मतलब है कि कौन सी बैंक है जो सभी बैंक को पैसे देती है? एसबीआई, आरबीआई, सीबीआई या फिर आईसीसीआई। बैंकर ऑफ द बैंक कौन है यहाँ पर? तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट इज, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजर टू अंडमान आइसलैंड। तो अंडमान आइसलैंड के पास में सबसे पास में कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन में लक्षद्वीप, म्यांमार, इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका। तो जो अंडमान आइसलैंड के पास सबसे पास में जो फॉरेन कंट्री है वो है म्यांमार। नेक्स्ट इज, फाइंड द रिलेटेड वर्ड। तो यहाँ पर आपको रिलेटेड वर्ड पहचानने हैं। ऑप्शन में थंडर, रेन या फिर नाइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि फाइंड द रिलेटेड वर्ड। ठंडर, ठंडर से रेनिंग होगी बट नाइट में, नाइट के पहले क्या होगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में था डे, डार्क, डस्क या फिर इवनिंग। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका डार्क। रात है जो कैसी होती है? डार्क होगी। ठंडर यदि होता है, आंधी तूफान आता है तो बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहीट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। तो किस टेम्परेचर पर एक ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जो फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड है दोनों स्केल अपनी वैल्यू सेम शो करेंगे। जनरली फ़ारेनहीट एज़ कम्पेयर टू सेल्सियस की यदि हम बात करते हैं तो जो वैल्यू दिखती है सेंटीग्रेड में कम दिखेगी, फ़ारेनहीट में ज़्यादा दिखती है, बट वो होती इक्वल ही है। तो यहाँ पर कहा सेम वैल्यू दिखेंगी किस टेम्परेचर पर? ऑप्शन में -30 डिग्री, -60 डिग्री, -20 डिग्री या -40 डिग्री। तो फ़ारेनहीट और सेंटीग्रेड स्केल में सेम वैल्यू कब देखने को मिलती है? -40 डिग्री में। कब? -40 डिग्री में। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी वेज कैन बी बैट्समैन लॉस इज विकेट्स। तो बैट्समैन होते हैं वो अपना विकेट किस तरीके से गंवा सकते हैं? कितने टाइप से? 5, 10, 15 या फिर 20। तो बैट्समैन 5 तरीक़ों से उनके विकेट हैं जो जा सकते हैं। बीइंग कॉट, मतलब कैच लेके, बाउल्ड, गिवन लेग बिफोर विकेट जो LBW कहलाता है वो, रन आउट और स्टम्प्ड। तो ये 5 तरीके हैं जिनके थ्रू बैट्समैन क्या कर सकते हैं? अपने विकेट को लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, टू हुम इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन में गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गवर्नर। हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बाद वहाँ के गवर्नर हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज, विच सिटी इन द वर्ल्ड हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस सिटी में है? ऑप्शन में टोक्यो, संघई, कलकत्ता या फिर मैनचेस्टर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली सिटी है पूरे विश्व की, वो है टोक्यो। नेक्स्ट इज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स लीड टू। तो विटामिन डी की कमी से एडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम है जो हो सकती है? ऑप्शन में केरेटोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। तो यहाँ पर रिकेट्स तो जनरली बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी के कारण। एडल्ट्स में पूछा है तो क्या होगा? ऑस्टियोमलेशिया। और यहाँ पर जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें बोन डेंसिटी कम होने लगेगी।
तो यहाँ पर जिसके कारण बोन बिकम वीक एंड ब्रिटल, मतलब बोन्स जब बोन डेंसिटी कम होगी तो बोन्स क्या होंगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक होंगी एंड वीक होने के साथ साथ टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और क्रेटोमलेसिया आई डिसऑर्डर है जिसमें ड्राइंग और क्लाउडनिंग कॉर्निया रहेगी। तो यहाँ पर सभी टर्म आपके क्लियर हो गए हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूछते हैं तो एडल्ट में ऑस्टियोमलेसिया, बच्चों में पूछते हैं तो रिकेट्स, एंड ऑस्टियोपोरोसिस में बोन डेंसिटी कम होगी कैल्शियम के कारण, एंड केरेटोमलेसिया आई डिसऑर्डर है जिसमें कॉर्निया क्या होगी, ड्राई रहेगी और क्लाउडिंग रहेगी। नेक्स्ट इज द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस वॉज डेवलप्ड बाय। तो इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम है जो कि एजुकेशन के लिए लाया गया था, जिसमें टीचर की इफेक्टिवनेस है जो पढ़ाने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किसने डेवलप किया था, एमेडन, साइमन, फ्लेंडर्स या फिर रिचर्ड ओवर। तो ये एनालिसिस कैटेगरी कौन लेके आया था, ये लाए थे फ्लेंडर्स, डॉक्टर नेड ए फ्लेंडर ने FIACS इस टेक्निक का नाम दिया गया है। तो ये टेक्निक को लेके आए थे। नेक्स्ट इज द गोल ऑफ फोटोथेरेपी इन न्यूबॉर्न इज टू। तो न्यूबॉर्न बेबी में फोटोथेरेपी यूज़ की जाती है। तो ये किसके लिए यूज़ होती है, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया, डिक्रीज द सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर प्रमोट द रेस्पिरेटरी स्टेबिलिटी। तो जो फोटोथेरेपी दी जाती है न्यूबॉर्न बेबीज़ को, सबको पता है कि जॉइंडिस को ट्रीट करने के लिए होती है। जॉइंडिस में किस बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा जिसके लिए दी जाएगी, तो वो होगा सीरम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, डिक्रीज द सीरम। न्यूबॉर्न बेबी के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। उसको कम करने के लिए जो फोटोथेरेपी दी जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी, डिक्रीज द सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। नेक्स्ट है यहाँ पर इन द डाइट। यहाँ पर फोटोथेरेपी से एक क्वेश्चन और आपको बनता है कि जब फोटोथेरेपी दी जाती है न्यूबॉर्न बेबी को तो बॉडी के कौन से पार्ट्स जो कवर किए जाते हैं, तो आई एंड जेनिटेलिया को कवर करके रखा जाता है कॉटन के कपड़े से। नंबर 24, इन द डाइट ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट द रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट इनटेक शुड प्रेफरेबली विन द फॉर्म ऑफ। मतलब कि डायबिटिक पेशेंट है तो उसको कार्बोहाइड्रेट डाइट है जो रिकमेंड की जाएगी, बट किस फॉर्म में की जाएगी। ऑप्शन में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो डाइट दी जा रही है उनको कार्बोहाइड्रेट एक तो बहुत ही कम दिया जाता है, बट जब उनमें डाइट दी जाती है तो उनके लिए डाइट किस फॉर्म में दी जाती है, उनको ग्लूकोज अवॉइड किया जाता है। तो किस फॉर्म में दी जाती है, तो वो दी जाती है पॉलीसैकेराइड फॉर्म में। पॉलीसैकेराइड्स में कैसे फूड आ जाएंगे, जो कि हाई फाइबर्स डाइट होगी, योगर्ट्स आ जाएंगे। एंड पॉलीसैकेराइड्स में यदि एग्जाम्पल इनके आते हैं तो स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, इस टाइप की डाइट है जो इनको दी जाएगी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाएंगे हम पॉलीसैकेराइड्स में। नेक्स्ट इज कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू। तो जो कोलिसिस्टोग्राफी है ये किसके लिए की जाएगी या फिर किस चीज़ के लिए की जाएगी। ऑप्शन में डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्यूडेनम, डायग्नोस स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर या फिर डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टमक और या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो कोलिसिस्टोग्राफी की जाएगी ये किसके लिए की जाएगी, तो ये की जाएगी डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर में किसी भी तरीके के स्टोन्स तो नहीं है। कोलिलिथियासिस आपको एग्जाम में आता है तो उसका मतलब होता है कि स्टोन फॉर्मेशन हुआ है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। तो यहाँ पर कोलिसिस्टोग्राफी का मतलब होता है इट्स अ मेडिकल टेस्ट, और इसमें क्या होगा, एन एक्सरे प्रोसीजर यूज टू हेल्प इवेलुएट द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के लिए एक तरीके का एक्सरे होगा, इसमें आपको एक कुछ प्रॉपर तरीके की जो डाइट प्रेफर की जाएगी वो दी जाएगी या फिर कुछ भी कॉन्ट्रास्ट टैबलेट दी जाएंगी। देन आफ्टर आपका एक्सरे किया जाएगा गॉल ब्लैडर के लिए, तो क्या होगा, कोलिसिस्टोग्राफी। तो यहाँ पर किसके लिए की जाएगी, गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं है उसको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज द पोजीशन यूज टू असेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट इज। तो हिप जॉइंट को हमें क्या करना है, एक्सटेंशन के लिए असेस करना है, तो कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, प्रोन, सिटिंग या फिर डॉर्सल रिकम्बेंट।
तो हमें एक्सटेंशन चेक करना है यदि हिप जॉइंट के लिए, तो जो पोजीशन देंगे वो होगी प्रॉन पोजीशन। हिंदी में कहें हम तो उल्टा लेटना कह देंगे इसको, बट मेडिकल टर्म में क्या यूज़ होगा, प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो बीपी किससे मेजर करते हैं, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट इज क्वासियोरकर अकर्स व्हेन द डाइट इज सीवियरली डेफिशिएंट इन, तो क्वासियोरकर किस डाइट में किसकी कमी होगी जिसके कारण होगा, आयरन की, कैलोरीज की, प्रोटीन की, या फिर एसेंशियल फैटी एसिड्स की। तो क्वासियोरकर होगा यदि डाइट में बहुत ही ज़्यादा सीवियरली किसकी कमी हो, प्रोटीन की। मरासमस होगा जब कैलोरीज की कमी होगी, बट क्वासियोरकर होगा जब प्रोटीन की कमी होगी। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट, तो डीप पाल्पेशन किया जाता है तो ये किसको असिस्ट करने के लिए किया जाता है, स्किन टेक्सचर, टेम्परेचर, ऑर्गन्स, या फिर हाइड्रेशन। तो डीप पाल्पेशन किया जाता है किसके लिए, ऑर्गन्स को असिस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डोमेन इज अ स्किल डोमेन, तो इनमें से स्किल डोमेन कौन से हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लर्निंग डोमेन इनमें से क्या है, कॉग्निटिव डोमेन। नेक्स्ट इज हु प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन काउंसलिंग, तो जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, उसमें प्रोएक्टिव रोल है जो कौन प्ले करेगा, काउंसली, काउंसलर, एडमिनिस्टर, या फिर रेफरी। तो यहाँ पर काउंसलिंग में है जो काउंसलर वो होगा जो आपको समझा रहा है, काउंसलिंग दे रहा है। और काउंसलिंग में एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट, और आप खुद आ जाते हैं, तो प्रोएक्टिव रोल इसमें कौन प्ले करेगा, तो वो होगा काउंसलिंग की। आप जो काउंसलर बता रहा है उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सुन रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो, काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो पर्सन काउंसलिंग ले रहा है, और जो दे रहा है वो क्या है, काउंसलर। नेक्स्ट इज रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज, तो यदि बहुत फास्ट तरीके से हम ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट एडमिनिस्टर कर दें तो क्या सिचुएशन है जो डेवलप हो सकती है। ऑप्शन में हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, या फिर हाइपरकैल्सीमिया। तो जो सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होगी वो क्या होगी, हाइपोकैल्सीमिया, अ कंडीशन इन विच द ब्लड हैज़ टू लिटिल कैल्शियम। यदि आपने ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट बहुत ही फास्ट तरीके से एडमिनिस्टर कर दिया तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट इज व्हेन द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड इज कॉल्ड, तो यदि कोई पर्सन और पेशेंट अपने सिर के नीचे एक पिलो लगा लेता है एंड देन वो अपने बैक के पूरा लेट जाता है, तो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, जेनिटोपेक्टोरल, ट्रेंडलैंडबर्ग, या फिर इरेक्ट पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन। तो ये जो पोजीशन यहाँ पे कहलाएगी वो कौन सी पोजीशन होगी जिसमें पर्सन अपने पूरे बैक के सहारे लेटता है बट सिर के नीचे पिलो लगा लेता है, तो वो लिथोटॉमी पोजीशन है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर द फाइनल स्टेप ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग का फाइनल स्टेप कौन सा है, ऑप्शन में प्रोग्नोसिस, सिंथेसिस, फॉलोअप, या फिर डायग्नोसिस। तो डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो फाइनल स्टेप है वो है फॉलोअप। कौन सा स्टेप है, फॉलोअप। लास्ट स्टेप यहाँ पर पूछा एक तरीके से, तो वो क्या है, फॉलोअप। नेक्स्ट इज विच रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉन मॉडिफाइबल। तो डायबिटीज मेलाइटिस को पूछे, हाइपरटेंशन को पूछे, या फिर किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो फैक्टर पूछते हैं, तो कौन सा होगा। ऑप्शन में एडवांसिंग एज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, या फिर पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हमने पढ़े हैं, तो उन्हीं में से यहाँ पर क्वेश्चन है आपका। मॉडिफाइबल ऐसे फैक्टर जिनको हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहा है कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा एडवांसिंग एज। एज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट हमारे हाथ में जो चेंज करना होगा वो होगा ओबेसिटी, मोटापा हम कम कर सकते हैं एक्सरसाइज से, डाइट से, फिजिकल इनएक्टिविटी, एंड पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये सभी क्या है, मॉडिफाइबल हैं, हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन मॉडिफाइबल में आते हैं एज, जेंडर, जेनेटिक, एंड इथनिसिटी, ये 4 आते हैं। फिर जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, एंड आपका फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया, ब्लड ग्लूकोज, यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए पूछा है तो
पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया। यदि हाइपरटेंशन के लिए पूछते हैं तो सॉल्ट इंटेक, पोटेशियम इंटेक, सैचुरेटेड डाइट्स, एल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों को हम किस में ले लेंगे, मॉडिफाइबल में। नेक्स्ट है यहाँ पर द टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट लर्न टू डू क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शन एंड डेवलप हायर एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स। तो टीचिंग की कौन सी मेथड है जिसमें स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ थ्रोली डिस्कशन और इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से डायरेक्ट और हायर एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो ये कौन सी मेथड है? ऑप्शन में सेमिनार, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन या फिर लेक्चर। तो ये जो यहाँ पर मेथड यूज़ की जाएगी वो होगा एक तरीके का सेमिनार, जिसमें आप बहुत एक्टिव तरीके से सुनेंगे, बहुत सारा सोचने की भी क्षमता होगी आप में इस तरीके की। यदि सेमिनार के थ्रू आपको कोई भी चीज़ समझाई जाती है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेमिनार, जिसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे टीचर से अपने बहुत ही थ्रोली और अच्छे तरीके से, जो कि लेक्चर, पैनल डिस्कशन और सिंपोजियम में पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज विच मेथड ऑफ टीचिंग वुड बी मोस्ट सुटेबल टू टीच नर्सिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन फॉर अ क्लास ऑफ 100 नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो कौन सी मेथड है जो यहाँ पर सुटेबल होगी? यदि हमें मेंटल रिटार्डेशन टॉपिक दिया है कि मेंटल रिटार्डेशन पढ़ाना है नर्सिंग स्टूडेंट्स को, वो क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, ऑप्शन में ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर कम डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर वेब बेस्ड लर्निंग। मेंटल रिटार्डेशन यदि आप 100 बच्चों को समझाते हैं तो ना तो उनको ग्रुप डिस्कशन में समझ में आएगी, ना ही प्रॉब्लम सॉल्व करके, ना ही वेब बेस्ड लर्निंग में। ये चीज़ उनको लेक्चर लेके आप लाइव क्लास चला के बहुत अच्छे से और बच्चों के साथ डिस्कस करके उनसे क्वेश्चन आंसर पूछ के कर सकते हैं। आंसर होगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट इज डाइट प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट हैविंग माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तो यदि किसी पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो कौन सी डाइट है जो उसको प्रिस्क्राइब की जाएगी? ऑप्शन में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कॉर्टिकोट्रोपिन या फिर ग्लूटेन फ्री डाइट। तो इस तरीके के जो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, इसको हम इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन भी कहेंगे। इस टाइप की जो डिसीज़ होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसमें इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट में हम जो डाइट देंगे वो होगी किस टाइप की? ग्लूटेन फ्री डाइट। कौन सी डाइट देंगे? ग्लूटेन फ्री डाइट, क्योंकि इनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हैज़ अंडरगॉन मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हैविंग रेसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम सर्जिकल इंसिजन इन द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, विच ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड। तो यदि किसी पर्सन का मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट हुआ है, देन आफ्टर उसको ब्लीडिंग हुई है सर्जिकल इंसिजन, जहाँ पर सर्जरी की गई है उस पार्ट में, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद ही, तो कौन सी ड्रग है जो आप यहाँ पर एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन C, क्विनिडीन सल्फेट या फिर बारफ्रिन सोडियम। तो यहाँ पर जो मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी वो होगी प्रोटामाइन सल्फेट। कौन सी मेडिसिन होगी? प्रोटामाइन सल्फेट है जो दी जाएगी। जनरली हेपेरिन के रिवर्स इफेक्ट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है, बट यदि ऐसे केस में परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है सर्जिकल इंसिजन साइट से, तब हम क्या देंगे यहाँ पर? प्रोटामाइन सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 41, वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो की प्रॉब्लम कब होगी? एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम के कारण, मिडिल ईयर में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। तो जो वर्टिगो की प्रॉब्लम कब होती है? जब मैनर्स डिसीज डेवलप होती है, जिसमें वर्टिगो, टिनिटस एंड फॉल डाउन की सिचुएशन आपको फील होगी। तो वर्टिगो कब होगी? जब इनर ईयर में कोई भी प्रॉब्लम डेवलप होगी, ना तो एक्सटर्नल ना मिडिल, बट इनर ईयर में प्रॉब्लम होने के कारण सिचुएशन होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG इज। तो ECG से क्या किया जाता है? ऑप्शन में रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन, रिकॉर्डिंग ऑफ वेव एक्टिविटी पेरिस्टाल्सिस, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट एक्टिविटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से क्या किया जाता है? हार्ट एक्टिविटी है जो ऑब्जर्व की जाती है। यदि EEG पूछते इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, तब हम कहते ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, बट यहाँ पर ECG पूछा है कार्डियक, तो यहाँ पर हार्ट के लिए। नेक्स्ट इज अल्फा कैरेटिन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन। तो जो अल्फा कैरेटिन प्रोटीन है कहाँ पर होगा? वूल में, एग्स में, ब्लड में या फिर स्किन में? कैरेटिन कहाँ पर होता है? स्किन में।
नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड थ्रू। तो हेपेटाइटिस बी का जो ट्रांसमिशन मोड है कौन सा है? इन्फेक्टेड ब्लड, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर ब्रेस्ट मिल्क। तो जो हेपेटाइटिस बी जनरली इन्फेक्टेड ब्लड से है जो होगा, बट कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है, बट हेपेटाइटिस ए और ई फीको ओरल रूट से होता है जनरली। तो हेपेटाइटिस बी का जो कॉमनली ट्रांसमिटेड रूट है वो क्या होगा? इन्फेक्टेड ब्लड। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होगा, बट मोस्टली जो होगा वो होगा इन्फेक्टेड ब्लड से। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स टू लिथियम टॉक्सिसिटी। तो यहाँ पर लिथियम टॉक्सिसिटी के क्लिनिकल फीचर्स पूछे हैं। ऑप्शन में है इंक्रीजिंगली एजिटेटेड बिहेवियर, मार्क्ड इंक्रीज्ड बिहेवियर फूड इनटेक, एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग, सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो यदि किसी पर्सन को जो थेराप्यूटिकल डोज दिया जा रहा है लिथियम का, तो यहाँ पर यदि इसका ओवरडोज हो जाता है तो क्या साइन देखने को मिलेंगे? का फर्स्ट साइन होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। देन यहाँ पर सीवियर नोजिया वॉमिटिंग के बाद हैंड ट्रिमर्स होगा, कन्फ्यूजन होगा, विजन चेंज होगा एंड वॉकिंग और स्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होगी। बट यहाँ पर जो फर्स्ट साइन पूछते हैं लिथियम टॉक्सिसिटी के इनिशियल सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं? एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इनमें से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन कौन सी हैं? ऑप्शन में है सुक्रासल्फेट, रेनिटिडिन, फैमोटिडिन या फिर पेंटोप्रोजोल। तो यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टमक एसिड है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें से जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं वो कौन से हैं? तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनमें से पेंटोप्रोजोल। क्या है यहाँ पर? पेंटोप्रोजोल। और तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम क्या होता है कि जो स्टमक एसिड बना रहे हैं उनको रिड्यूस करने का काम करेंगे, कम करने का काम करेंगे। बट रेनिटिडिन और फैमोटिडिन भी यही काम करते हैं। बट यदि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पूछते हैं तो कौन से हैं इनमें से? वो है यहाँ पर पेंटोप्रोजोल। और जो रेनिटिडिन है ये H2 ब्लॉकर्स कहलाते हैं। यदि एग्जाम में आता है रेनिटिडिन और फैमोटिडिन क्या है, तो ये H2 ब्लॉकर्स हैं। बट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या है? पेंटोप्रोजोल। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर्स इन पेशेंट्स टेकिंग फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो यदि कोई पेशेंट फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनटेक कर रहा है तो किस विटामिन की कमी होगी? नियासिन, पायरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिट या फिर थियामिन। तो यदि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेने के बाद जो कमी होगी वो होगी पायरिडॉक्सिन की। कौन सी? पायरिडॉक्सिन की। थियामिन की होती है एल्कोहलिज्म वालों को, बट यहाँ पर जो विटामिन की कमी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लेने वालों को होगी पायरिडॉक्सिन की। नेक्स्ट इज एनीमा इज गिवन इन विच पोजीशन ऑफ पेशेंट। तो एनीमा है जो पेशेंट को किस पोजीशन में दिया जाता है? सुपाइन, प्रोन, राइट लेटरल या फिर लेफ्ट लेटरल। तो एनीमा दिया जाता है पर्सन को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ शॉक विल यूजुअली हैव वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज। तो वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज किस टाइप के शॉक में देखने को मिलेगी? हाइपोवॉल्मिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक या फिर एनाफिलेक्टिक शॉक में। तो वार्म पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलेंगी न्यूरोजेनिक शॉक में। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो यदि आपने ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया है किसी पर्सन को तो आप उसका इनटेक और आउटपुट मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों? ऑप्शन में इंक्रीज द थर्स्ट, कॉज टॉक्सिटी ऑफ किडनी, कॉज वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर इंड्यूस द डायूरेटिक इफेक्ट। तो ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करने के बाद है जो क्या करते हैं आप इनटेक आउटपुट चार्ट चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। तो किसके लिए? ताकि वाटर इंटॉक्सिकेशन डेवलप ना हो पाए। तो जो गुजरात स्टाफ नर्स का पेपर है 2019 का, हम इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो 50 क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिए, रिमेनिंग 50 MCQs हैं वो आज ही हम इवनिंग में कवर करेंगे। एंड देन एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32 मैंने छोड़ा था, तो यहाँ पर वो एंड में आपके लिए टाइप किया हुआ है। क्वेश्चन है अ पेशेंट प्रोग्रेस फ्रॉम प्री एक्लेम्सिया टू एक्लेम्सिया, द फर्स्ट एक्शन शुड बी टू। यदि कोई पर्सन प्री एक्लेम्सिया से एक्लेम्सिया की सिचुएशन में डेवलप हो रही है उसको, क्योंकि पहले प्री एक्लेम्सिया होगा
देन एक्लेम्सिया होगा। तो प्री एक्लेम्सिया से यदि एक्लेम्सिया की तरफ प्रोग्रेस हो रही है प्रॉब्लम, तो एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन में है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, क्लियर एंड मेंटेन द एयरवे, एडमिनिस्टर मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावीनसली, असिस्ट द ब्लड प्रेशर एंड फीटल हार्ट रेट। तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का एक ही साइन है जो डिफरेंट होता है, वो होता है कि प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जेंस नहीं आते हैं बट एक्लेम्सिया में कन्वर्जेंस आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो आगे का पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 के आगे के पार्ट होंगे उसमें आपके लिए इसका आंसर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप उसमें चैलेंजिंग क्विज भी खेल सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको एक बार मेडिकल एंड नर्सेस सब, इसको आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, अपने रिव्यू दीजिए आपको किस तरीके के क्वेश्चन चाहिए है और कौन से पेपर ऐड किए जाएं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये देखिए यहाँ पर क्विज खेलना है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको डेली मैं बता दूँ कि जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर यूट्यूब में जो हमारा चैनल उसके थ्रू अपडेट किए जाते हैं, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्विज और दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए जा रहे हैं, जिससे आप चैनल से तो पढ़ ही सकते हैं, आपको वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं क्वेश्चन, बट आप यहाँ पर जो ऐप है इसके थ्रू जाके अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। पर चैलेंज 20 to 25 MCQs ऐड किए जा रहे हैं डेली और सीरीज डेली रहेगी आपके लिए। डेली आप 10 मिनट का टाइम निकाल के चैलेंजिंग क्विज है जो खेल सकते हैं। जो भी लोग पेपर परचेस करना चाहते हैं तो उनके लिए धीरे धीरे करके डेली 4 से 5 और 10-10 पेपर, यदि यहाँ पर रेलवे के पेपर दिख रहे हैं तो इन रेलवे पेपर में एटलीस्ट 10 पेपर ऐड किए हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं। एंड क्विज के अलावा यहाँ पर आपको कोशिश की जा रही है कि जो भी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन है वो भी ऐड किए जा रहे हैं डेली। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो भी लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो किस टाइप से ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जिन लोगों ने चैलेंजिंग क्विज खेला हुआ है उनके नाम आ रहे हैं इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसकी आई है, ये चीज़ें भी यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन की कि आप सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। इनकेस आप यूपी या फिर एमपी कहीं के किसी भी स्टेट के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो यदि आपने 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया 199 रुपीज़ पे करके, तो हमारी ऐप पर जितने भी पेपर चाहे वो 500 PDF तक अपडेट कर दी जाए वो आपको 1 मंथ तक फ्री रहेगी एक बार पेमेंट करने के बाद। बट 1 मंथ वालों को ओनली रीड एक्सेस रहेगा, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे PDF। यदि लेकिन आपने 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया 499 रुपये में, जो कि आपको 83 रुपये 83 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, तो आप 6 मंथ तक जितने भी पेपर, जो भी सीरीज़, जो भी क्विज हैं, ऑल ओवर सभी चीज़ें आपको एक्सेस कर दी जाएंगी और जो भी PDF रहेंगी, स्पेशली मॉडल पेपर रहेंगे, वो आप डाउनलोड कर लेंगे ना, एंड आप उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सभी पेपर ऑफिशियल्स रहेंगे, कुछ पेपर मेमोरी बेस्ड अभी मैंने अपडेट नहीं किए हैं, पहले जितने ऑफिशियल पेपर हैं वो अपडेट किए जाएंगे। एंड देन यदि 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेंगे आप तो आपको 899 रुपीज़ बस पे करना होगा, जिसमें आपको 75 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा। और आज जो पेपर ऐड किए जाएंगे वो होंगे राजस्थान और गुजरात के, एटलीस्ट 10-10 पेपर तक ऐड किए जाएंगे। तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेके ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि यदि 6 महीने का लेते हैं या फिर 12 महीने का लेते हैं या 1 मंथ का लेते हैं तो आपको सभी PDF का एक्सेस हो जाएगा कि आप जितनी भी पूरे साल तक, यदि आपने आज से ये सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको नेक्स्ट 2023 तक 10 फरवरी 2023 तक ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। और यदि आप पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, PDF बस लेना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं एज यू विश। तो जैसी आपकी इच्छा, और ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस ऐप में डेली कंटेंट है जो फिलअप किया जा रहा है, क्विज तो यहाँ पर डेली ऐड किए जा रहे हैं, PDF डेली 5-5 10-10 PDF, यदि यहाँ पर एक PDF है। यदि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया तो उनको फिर PDF परचेस नहीं करना पड़ेगी, कोई सी भी PDF परचेस नहीं करना पड़ेगी आपको पूरे साल तक, जितनी यहाँ पर ऐड है और उससे अभी कम से कम 100 से 200 PDF तक और ऐड की जाएंगी, वो भी आपको 1 साल तक के लिए रहेगी। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। प्ले स्टोर में डायरेक्ट जाके भी आप टाइप करेंगे मेडिकल एंड नर्सेस सब, तो टॉप में आपको ये ऐप है जो मिल जाएगी। तो आई होप आपके लिए ऐप हेल्पफुल रहेगी। एंड देन आप अपने रिव्यू दीजिए, स्टार दीजिए, रेटिंग दीजिए, जो भी आपको अच्छी लगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।